इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है 1865 का समय दिखाते हुए, जहां वॉशिंगटन डीसी में हाल ही के समय में सिविल वॉर खत्म हुआ था। पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था एकदम से हिल चुकी थी, लेकिन सभी लोग धीरे धीरे रिकवर कर रहे होते हैं। अब हमें बेंजामिन नाम के एक लड़के, जिनके ग्रैंडफादर का नाम थॉमस था, उन्हें दिखाया जाता है। थॉमस तो रिसर्च करने और विज्ञान की तकनीकों में काफी ज्यादा माहिर थे। थॉमस को तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और कई सारे छोटे छोटे इन्वेंशंस करने के कारण वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके थे। एक दिन थॉमस के पास दो आदमी आते हैं जिन्हें उनसे कुछ पूछना था। वो तो थॉमस को पेपर पर लिखे गए बहुत सारे वर्ड्स और पहेलियां समझा रहे थे, जिससे सॉल्व करके थॉमस को इसका जवाब देना था। थॉमस तो अब इन सारी चीजों को एक नॉर्मल पहेली मानकर उसे सॉल्व भी करने लगा, लेकिन थॉमस को तो पता ही नहीं था कि इस पहेली का जवाब देना उसकी पूरी जिंदगी ही बदल देगा। कई घंटों तक लगातार ट्राई करने पर थॉमस ने आखिरकार उन सारी पहेलियों को सुलझा लिया होता है। उन दोनों में से एक आदमी तो शहर की तरफ चला गया था, वहीं दूसरा आदमी थॉमस के पास बैठा हुआ होता है। थॉमस को तो उस पहेली में पता चला कि ये तो सिटी ऑफ गोल्ड का नक्शा है, यानी कि एक ऐसी सिटी जहां गोल्ड की भरमार भरी हो। थॉमस जैसे ही ये बात अपने सामने बैठे हुए उस आदमी को बताने जाता, तभी थॉमस की नजर उस आदमी के कपड़े पर लगे एक बैच पर जाती है। थॉमस को तो तुरंत ही समझ गया था कि ये बैच तो उन ग्रुप के लोगों का है जिनकी वजह से सिविल वॉर हुए थे, यानी कि ये लोग जो थॉमस से पजल पूछने आए हुए होते हैं, वो बहुत ही बड़े अपराधी और दंगा फसाद करने वाले लोग थे। और थॉमस बिल्कुल नहीं चाहता था कि ऐसी खुफिया जानकारी वो इन लोगों को प्रोवाइड करे, इसीलिए उसने सारे पजल के पेपर उठाए और आग के अंदर डाल दिया। थॉमस बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि सिटी ऑफ गोल्ड का एड्रेस इन सभी लोगों को पता चले। उस आदमी ने तो अब गुस्से में आकर अपनी गन निकाली और थॉमस को शूट कर दिया। वो आदमी किसी भी तरीके से अब आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन कई सारे पेपर्स जल चुके थे, लेकिन वो किसी भी तरीके से एक पेपर के टुकड़े को बचाने में कामयाब हो गया, जिसके बाद वो आदमी पेपर का टुकड़ा लेकर वहां से कहीं दूर भाग जाता है। अब यहाँ थॉमस जो आखिरी सांसें ले रहा था, वो अपने ग्रैंडसन बेंजामिन को सारी बातें बताता है। उसने तो सिटी ऑफ गोल्ड के कीवर्ड्स के बारे में सब कुछ कह दिया था बेंजामिन को, जो कि शायद उसे सिटी ऑफ गोल्ड की तरफ लेकर जाएगी। अब इसी तरीके से पूरे 40 साल बीत जाते हैं, जहाँ बेंजामिन काफी ज्यादा बड़ा और फेमस हो गया था। बेंजामिन तो बहुत सारे लोगों के सामने अपने ग्रैंडफादर थॉमस के बारे में स्पीच दे रहा था कि कैसे उन्होंने कई साल पहले सिटी ऑफ गोल्ड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होती है। इस बात से लोगों के मन में जिज्ञासा उठने लगी कि सच में गोल्ड की कोई सिटी मौजूद है जहां सारी चीजें गोल्ड होंगी। बट तभी मिच नाम का एक बिजनेसमैन, जो कि अपने इलीगल बिजनेस किया करता था, वो तो खड़ा होकर सभी को जला हुआ एक पेपर दिखाता है। दरअसल ये वही पेपर था जिसे कि 40 साल पहले बेंजामिन के ग्रैंडफादर थॉमस ने लिखा होता है, जब दोनों आदमी उनसे कुछ पूछताछ करने आए थे। मिच तो सभी को उस पेपर को बड़े ध्यान से देखने के लिए कहता है, जिसमें कि अब्राहम लिंकन को मारने की तकनीक लिखी गई थी, क्योंकि 40 साल पहले जो दो लोग आए थे उनमें से एक आदमी शहर में जाकर अब्राहम लिंकन के कत्ल कर देता है। अब यहाँ उस पेपर पे दोनों आदमियों के नाम के साथ साथ बेंजामिन के ग्रैंडफादर थॉमस का भी नाम लिखा होता है। इसीलिए अब इन सारे सबूतों को दिखाते हुए मिच कहता है कि बेंजामिन के ग्रैंडफादर थॉमस भी अब्राहम लिंकन की मौत के जिम्मेदार थे और उनकी फैमिली को भी अब पूरी तरीके से सजा मिलनी चाहिए। मिच के कहने पर तो अब इन्वेस्टिगेशन भी चालू कर दी गई थी, लेकिन बेंजामिन और उसके फादर तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते और उन्हें पता था कि ये उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं, पर कोई भी सबूत न होने के कारण बेंजामिन एकदम से लाचार हो गया था। उसे किसी भी तरीके से अपने ग्रैंडफादर पर लगाए गए इल्जाम को खारिज करना था, इसीलिए वो हर कोशिश करने लगा। बेंजामिन के पास अब रायली नाम का उसका बहुत ही पुराना दोस्त आता है। रायली भी कुछ समय पहले बेंजामिन के साथ काम किया करता था, लेकिन अब बेंजामिन के ग्रैंडफादर की खबर सुनकर वो यहाँ पर उसकी मदद करने आ चुका होता है। इसीलिए अब बेंजामिन के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि वो ये सारी चीजें ठीक कर सकता है अपने फ्रेंड के साथ, यानी कि रायली बेंजामिन की मदद करने के लिए रेडी हो चुका था। अब बेंजामिन रायली को लेकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एबिगेल के पास चला जाता है। एबिगेल तो गवर्नमेंट ऑफिस में काम किया करती थी। बेंजामिन ने तो यहाँ एबिगेल को सारी बातें बता दी कि कैसे उसे मदद की जरूरत है अपने ग्रैंडफादर पर लगी हुई इल्जामों को गलत साबित करने के लिए। काफी ज्यादा मना करने के बाद एबिगेल भी लास्ट में हाँ कर देती है बेंजामिन को। दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन सामने से कोई बोलता ही नहीं। बेंजामिन के कहने पर एबिगेल ने उस जले हुए कागज के टुकड़े को फिर से देखा, जिसके ठीक पीछे छोटे छोटे अक्षरों के अंदर कुछ कोट्स लिखे गए थे। बेंजामिन उन सारे कोट्स को लेकर डिकोड करने लगा रायली की मदद से। कई
घंटे वो लगातार लेबोरेटरी के अंदर स्पेंड करते हैं और अब आखिरकार वो सब कोड्स को डिकोड करने में कामयाब हो चुके थे। बेंजामिन और राइली को पता चला कि उन कोड्स के अंदर पेरिस में मौजूद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की एकदम टॉप पर जाने का बात लिखी होती है। बेंजामिन और राइली तो समझ चुके थे कि इसके आगे का प्रोसेस जरूर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के अंदर ही लिखा हो, इसीलिए वो सब जल्द से जल्द पेरिस पहुंच गए। बेंजामिन ने तो एक कैमरा ड्रोन की मदद से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एकदम टॉप पर देखा। एकदम अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें टॉप पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसे कि उन्होंने अपने कैमरा के अंदर कैप्चर कर लिया था। शायद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर लिखी हुई ये चीजें आगे बढ़ने का कोई रास्ता होती है। अब ये इम्पोर्टेंट रहस्य पता चलने पर बेंजामिन डायरेक्टली एबिगेल को कॉल कर देता है। उसने तो तुरंत ही मिलने के लिए कह दिया था। एबिगेल तो उस वक्त मिच और अपने दोस्तों के साथ पार्टी में बिजी थी और शायद बेंजामिन और एबिगेल की बातों को मिच सुन लेता है, इसीलिए अब मिच को उन सभी के ऊपर थोड़ा सा शक हो गया था। अब बेंजामिन तो अपने साथियों के साथ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर लिखी गई सारी चीजों को पढ़कर समझता है कि वहाँ पर तो दो ऐसे सिमिलर टेबल्स की बात की गई थी जो कि लंदन में मौजूद थे। उन्हीं में से एक टेबल कई सालों से व्हाइट हाउस में मौजूद था, इसीलिए अब उस टेबल को बहुत ही ज्यादा पास से देखने के लिए बेंजामिन अपने दोस्त राइली के साथ निकल पड़ा था व्हाइट हाउस। अंदर पहुंचते ही सबसे पहले राइली ने अपने कंप्यूटर की मदद से सारे सिस्टम्स को हैक कर लिया था, जिसके बाद बेंजामिन अपनी पूरी बॉडी पर शराब लगा देता है, जिससे कि गार्ड्स उसे पकड़कर नीचे बेसमेंट में बंद कर दें। बेंजामिन अपना प्लान आगे बढ़ाने ही गया, तभी उस जगह पर एबिगेल आ जाती है। एबिगेल ने उससे कहा कि मैं इस प्लान में तुम्हारा साथ दूंगी, इसीलिए अब वो दोनों प्लान के अकॉर्डिंग एक दूसरे से झगड़ा करने का नाटक करने लगे थे। ये जानबूझ के हो रहा था जिससे कि सारे सिक्योरिटी गार्ड्स पकड़कर दोनों को बेसमेंट में बंद कर दें। बेंजामिन और एबिगेल को बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है, लेकिन राइली जिसने कि सारे सिस्टम्स को हैक कर लिया था उसने दरवाजा ओपन कर दिया होता है और अब वो दोनों चलते हुए सीधा चैम्बर में आ चुके थे जहाँ पर वो मैजिकल टेबल रखी गई थी। बेंजामिन उस टेबल की पूरी छानबीन करता है कि उसे वहाँ पर कोई क्लू मिले। तभी बेंजामिन को उस टेबल पर कोई तिजोरी बनाने वाली कंपनी का नाम लिखा हुआ दिखाई दिया। बेंजामिन तो तुरंत ही समझ जाता है कि ये कोई साधारण टेबल नहीं हो सकती, जरूर ये कोई खुफिया तिजोरी होगी जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रखा गया होगा। बेंजामिन ने तो टेबल के हर एक कोने को दबा कर देखा और आखिरकार उसका अंदाजा सही हो जाता है। टेबल के अंदर से तो अलग अलग हिस्से बाहर निकलने लगे थे। बेंजामिन को तो उसी तिजोरी के बीच लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है जिस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। फिलहाल के लिए बेंजामिन ने वो लकड़ी का टुकड़ा अपने पास रख लिया और एबिगेल के साथ तुरंत ही वहाँ से भागने लगा। वो लोग सारी सिक्योरिटीज को चकमा देकर बाहर जैसे ही निकलते हैं, तभी थोड़ी ही दूर पर हमें मिच और उसके बाकी साथी दिखाई दिए जो बेंजामिन और उसके दोस्तों पर नजर रख रहे थे। मिच ने तो जैसे ही बेंजामिन के हाथ में वो लकड़ी का टुकड़ा देखा तब वो तुरंत ही अपने लोगों के साथ उन पर फायर करने लग जाता है, क्योंकि वो लकड़ी का टुकड़ा एक क्लू हो सकता था जो कि सिटी ऑफ गोल्ड की तरफ लेकर जाएगा। मिच भी किसी भी तरीके से चाहता था कि वो सिटी ऑफ गोल्ड की तरफ पहुंचे, पर अब बेंजामिन अपने साथियों के साथ एक कार में बैठकर तुरंत ही वहाँ से भागने लग जाता है। मिच के लोग भी उनका लगातार पीछा कर रहे थे। यहाँ बेंजामिन को किसी भी तरीके से छुटकारा पाना होगा, नहीं तो मिच के लोग उन्हें पकड़ लेंगे। इसीलिए बेंजामिन एक कैमरा के सामने वही लकड़ी का टुकड़ा दिखाता है और राइली से कहता है कि तुम कैमरा हैक करके मेरी फोटो ले लो। राइली बहुत ही बड़ा हैकर था और उसने ये सारी चीजें कुछ ही मिनटों के अंदर कर दी होती हैं। यानी कि अब बेंजामिन और उसके टीम के पास लकड़ी के टुकड़े की फोटो मौजूद थी। इसीलिए अब बेंजामिन ने मिच और उसके साथियों से पीछा छुड़ाने के लिए लकड़ी का टुकड़ा दिखाकर नदी में फेंक दिया, जिसकी वजह से मिच के सभी साथी बेंजामिन की कार का पीछा छोड़कर उस लकड़ी को पानी में लेने के लिए चले जाते हैं। बेंजामिन तो अब अपने फादर को लकड़ी की फोटो दिखाता है। बेंजामिन के फादर साफ साफ कह रहे थे कि इस लकड़ी के अंदर सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन वो आगे के सिंबल्स काफी अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने बेंजामिन की मदर को ये फोटो दिखाई जो शायद से इसका सॉल्यूशन दे सकती थी। बेंजामिन की मदर अब लगातार उस फोटो को अच्छे से देखती हैं, जिन्हें की सब कुछ पता चल चुका था। वो कहती हैं कि तुम्हें सिटी ऑफ गोल्ड के रास्ते पर जाने के लिए एक पक्षी का हार्ट लेकर आना पड़ेगा, पर साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये नक्शा अधूरा है, यानी कि इससे रिलेटेड एक और नक्शा था जो दोनों कंबाइन होकर सिटी ऑफ गोल्ड की तरफ लेकर जा सकते थे। बेंजामिन तो तुरंत ही समझ जाता है कि जरूर ये दूसरा लकड़ी का टुकड़ा उस दूसरे टेबल में होगा जो रानी विक्टोरिया के महल में मौजूद है। इसीलिए अब बेंजामिन एबिगेल के साथ रानी विक्टोरिया के महल में चला गया था। वहाँ पर तो एक आदमी काम करता था जो कि एबिगेल का करंट बॉयफ्रेंड होता है। एबिगेल तो अपने बॉयफ्रेंड को मना लेती है कि उसे राजा का वो टेबल देखना है जो काफी ज्यादा फेमस है। अंदर आने के बाद प्लान के मुताबिक एबिगेल ने अपने बॉयफ्रेंड को कहा कि मेरी ईयर रिंग्स कहीं पर खो गई हैं, इसीलिए अब वो दोनों बिजी हो जाते हैं ईयर रिंग्स को ढूंढने के लिए।
वहीं बेंजामिन को मौका मिल गया था, इसीलिए वो तुरंत ही टेबल को ओपन करने लग जाता है। लेकिन टेबल के अंदर मौजूद तिजोरी को ओपन करने पर बेंजामिन को उसके अंदर कोई भी लकड़ी का टुकड़ा मिलता ही नहीं। वो तो वहाँ से गायब हो चुका था। पर बेंजामिन को उस जगह पर एक अजीब तरीके का सिंबल दिखाई देता है, इसीलिए बेंजामिन ने उस अनजान सिंबल की फोटो ले ली थी। वापस अपने साथियों के पास आने पर वो इसी सिंबल के ऊपर डिस्कशन कर रहा था, जहाँ उसे पता चलता है कि ये सिंबल तो करंट किंग के सीक्रेट चीजों का है, जो हर एक किंग के बुक के अंदर मौजूद हुआ करती थी। यानी कि अब बेंजामिन और उसके साथियों को उस दूसरे लकड़ी के टुकड़े का पता लगाने के लिए राजा के उस सीक्रेट बुक को ढूंढना पड़ेगा। बेंजामिन तो अब किसी भी तरीके से अपने ग्रैंडफादर पर लगी गई इल्जामों को हटाना चाहता था, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो करंट किंग यानी कि प्रेसिडेंट को किडनैप कर लेगा। बेंजामिन तो सीधा एक पार्टी में चला जाता है जहाँ पर प्रेसिडेंट भी आए थे। वो उनसे कुछ बातें करके प्रेसिडेंट को कोने वाले कमरे में लेकर आ जाता है। तब जाकर बेंजामिन ने प्रेसिडेंट को सब कुछ बता दिया था कि मुझे सिटी ऑफ गोल्ड किसी भी हालत में ढूंढना है, क्योंकि इसी तरीके से मेरे ग्रैंडफादर को निर्दोष साबित किया जा सकता था। इसके लिए मुझे हर एक प्रेसिडेंट की वो सीक्रेट किताब चाहिए थी जो उन्हें मिला करती थी। प्रेसिडेंट भी बेंजामिन की मजबूरी समझ जाते हैं, इसलिए ज्यादा रिक्वेस्ट ना करते हुए प्रेसिडेंट ने बेंजामिन को बता दिया कि वो बुक कहाँ मौजूद है। दरअसल वो बुक नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद थी। प्रेसिडेंट ने तो बेंजामिन को ये भी कहा कि तुम उस बुक का 47 पेज नंबर देखना और ये किसी से भी शेयर मत करना कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। बेंजामिन जल्द से जल्द अपनी पूरी टीम के साथ नेशनल लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। वो सब लगातार कई घंटों से उस बुक को ढूंढ रहे थे। आखिरकार उन्हें वो सीक्रेट बुक मिल गई, जिसके अंदर उस दूसरे लकड़ी की फोटो मौजूद होती है, क्योंकि उस दूसरी ओरिजिनल लकड़ी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जिससे कि कोई भी सिटी ऑफ गोल्ड की तरफ ना पहुंच पाए। इसीलिए अब बेंजामिन बुक पर बनी हुई लकड़ी के चित्र का फोटो ले लेता है और साथ ही साथ 47 पेज नंबर का भी। वहाँ पर तो अब बहुत सारी पुलिस आर्मी आ गई थी, जिससे कि बेंजामिन के दोस्तों को वहाँ से भागना पड़ा। बेंजामिन ने तो अपने फादर को पहले सुलझाने के लिए वो फोटो भेज दी होती है, लेकिन लकड़ी के दूसरे टुकड़े की फोटो बेंजामिन के फादर को ही नहीं बल्कि मिच के मोबाइल पर भी चली गई थी। दरअसल मिच ने हैकर्स की मदद से सभी लोगों की मोबाइल हैक कर लिए थे, इसीलिए अब उसके पास भी लकड़ी के दूसरे टुकड़े की फोटो मौजूद होती है। मिच तो अब तुरंत ही बेंजामिन के मॉम के पास चला गया, जो इस पजल को सॉल्व कर सकती थी। लेकिन मिच बेंजामिन की मॉम को डराते धमकाते हुए कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड थोड़ी देर में यहाँ पर पजल सुलझाने के लिए आएंगे, लेकिन तुम्हें पजल का जवाब गलत गलत देना है। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को ही खत्म कर दूंगा। बेंजामिन की मॉम इससे बहुत ज्यादा डर गई थी। जब थोड़ी देर बाद बेंजामिन के फादर वो पजल का जवाब मांगने आते हैं तो उन्होंने एकदम गलत जवाब दे दिया था, जिससे कि बेंजामिन के फादर एक दूसरी पहेली सुलझाने में लग गए। मिच तो अब बेंजामिन की मदर का यूज करके सारी पहेलियां सुलझा लेता है, यानी कि अब उसे पता चल चुका था कि सिटी ऑफ गोल्ड का रास्ता पास ही वाले माउंटेन से जाता है। ताज्जुब की बात थी कि इतने समय में बेंजामिन के दोस्तों ने भी उस पजल को सुलझा लिया था और वो सब भी पूरी टीम के साथ माउंटेन के पास चले गए थे। यहाँ मिच बेंजामिन से कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ सिटी ऑफ गोल्ड को ढूंढना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी मॉम को जान से मार दूंगा। बेंजामिन तो पूरी तरीके से मजबूर था, इसीलिए बेंजामिन मिच को अलाउ कर देता है अपने साथ आने के लिए, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि मिच अपने साथ किसी भी आदमी को नहीं लेके जाएगा और उसके पास हथियार नहीं होने चाहिए। मिच को सारी शर्तें मंजूर होने के कारण वो सभी लोग माउंटेन के टॉप पर चलने लगे थे। जब यहाँ बेंजामिन ने दोनों लकड़ी के टुकड़ों के पजल्स को कंबाइन किया, तब उसका रिजल्ट निकलता है कि बिन बारिश बरसात होगी और पक्षी का दिल तुम्हें रास्ता दिखाएगा। इसीलिए अब बेंजामिन उन चट्टानों के ऊपर पानी गिराने लगता है, जिससे कि उन सारे पत्थरों का कलर चेंज होने लगा था। बाकी लोग भी बेंजामिन की मदद करने के लिए कुछ ऐसा ही करते हैं। तभी अचानक एबिगेल को एक पत्थर के ऊपर पक्षी बना हुआ दिखाई दिया। उस पक्षी के हार्ट के पास एक गड्ढा हुआ होता है, इसीलिए बेंजामिन बिना डरे उस गड्ढे में अपना हाथ डाल के किसी चीज को खींचता है। ऐसा करने पर ही दूसरे चट्टान के अंदर से कोई रास्ता ओपन हो गया था। सभी लोगों को लग रहा था कि ये रास्ता उन्हें सिटी ऑफ गोल्ड की तरफ जरूर लेकर जाएगा, इसीलिए वो सब एक एक करके गुफा के अंदर जाने लगे। इस गुफा के अंदर तो बहुत सारी एंशिएंट चीजें रखी गई थी, लेकिन राइली ने यहाँ पर एक लकड़ी के टुकड़े को हाथ लगा दिया, जिससे कि गुफा के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और वो सब वहीं पर फंस चुके थे। बेंजामिन के मॉम एंड डैड तो दीवार की दूसरी तरफ चले जाते हैं और अब उन्हें अंदाजा था कि सिटी ऑफ गोल्ड की तरफ जाने पर ही वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता निकाल पाएंगे। बेंजामिन और उसके साथ मौजूद सभी लोग एक खाई में गिरने वाले थे, लेकिन वो किसी भी तरीके से पास ही में पड़ी हुई रस्सी की मदद से ऊपर आ जाते हैं।
अब उनके सामने एक बड़ा सा झरना मौजूद था जिनके बीचों बीच घुमाने वाली रस्सी मौजूद होती है, इसीलिए वो सभी मिलकर उस चीज को गोल गोल घुमाने लगे थे। थोड़ी देर के अंदर ही झरने से निकलने वाला पानी बंद हो जाता है, जिसके बाद बेंजामिन पानी निकल रही जगह से अंदर जाने लगा। जब उनकी टीम थोड़ा दूरी तय करके आगे बढ़ती है तब उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि उनके सामने अब सिटी ऑफ गोल्ड होता है जहाँ की सारी चीजें गोल्ड से बनी हुई थी। बेंजामिन के मॉम एंड डैड भी दूसरी तरफ से वहाँ आ जाते हैं। सभी लोग एकदम चौंक गए थे, क्योंकि सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में उन्होंने तो सिर्फ कहानियां ही सुनी थी। रियलिटी में इतना सारा सोना देखने के बाद उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे होते। अब यहाँ मिच ने बेंजामिन को एक सीक्रेट बताया कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे ग्रैंडफादर पर एलिगेशंस लगाए थे, जिससे कि तुम किसी भी तरीके से सिटी ऑफ गोल्ड का पता लगा लो। दरअसल 40 साल पहले जिस आदमी ने वो पेपर उठाया था वो और कोई नहीं बल्कि मिच के ग्रैंडफादर होते हैं, और तब से ही मिच अपने ग्रैंडफादर का सपना पूरा करना चाहता था, वो भी सिटी ऑफ गोल्ड का पता लगाकर। पर अब अचानक उस पूरी जगह पर धीरे धीरे पानी भरने लगा। बेंजामिन अपने सारे दोस्तों और मॉम एंड डैड को कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। उन्हें कोई अलग रास्ता ढूंढना है जो यहाँ से दूसरी तरफ जाता हो। देखते ही देखते सिटी ऑफ गोल्ड पानी के अंदर डूबने लगी। बेंजामिन और मिच थोड़ा बाहर आते हैं, तब उन्हें पता चला कि दरवाजा तभी खोला जा सकता है जब वहाँ पड़ी हुई चीज को लगातार रोटेट किया जाए। लेकिन किसी एक आदमी को तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा, जिससे कि सभी लोग दरवाजे से बाहर निकल सकें। तब जाकर मिच कहता है कि मैं यहाँ पर इस चीज को घुमाता हूँ और तुम सब जल्द से जल्द चले जाओ। सभी लोग एक एक करके दरवाजे की मदद से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन मिच बेंजामिन को अपने आखिरी शब्द में यही कह रहा था कि सिटी ऑफ गोल्ड का पता लगाने के लिए मेरी फैमिली को भी थोड़ा सा रिवॉर्ड देना। बेंजामिन ये सुनकर वहाँ से निकल जाता है। मिच की तो वहीं पर डूबने से मौत हो गई थी। सिटी ऑफ गोल्ड एक बार फिर पूरा पानी में डूब चुका था। अब यहाँ बेंजामिन सभी दोस्तों और अपने मॉम एंड डैड को लेकर वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बेंजामिन को तो तुरंत ही FBI वालों ने पकड़ लिया था, क्योंकि उसने कुछ समय के लिए प्रेसिडेंट को किडनैप किया होता है। जब बेंजामिन को प्रेसिडेंट के सामने लाया गया तो प्रेसिडेंट सिंपल कह रहे थे कि बेंजामिन ने मुझे किडनैप नहीं किया था, बल्कि वो तो मुझे प्रोटेक्शन दे रहा था, जिसकी वजह से अब FBI वाले बेंजामिन को छोड़ देते हैं। बेंजामिन ने तो सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में सब कुछ प्रेसिडेंट को बता दिया होता है, जिसके बाद बेंजामिन के ग्रैंडफादर पर लगे गए सारे एलिगेशंस को हटा दिया जाता है। बल्कि अब तो बेंजामिन और मिच की पूरी फैमिली को सिटी ऑफ गोल्ड ढूंढने के लिए रिवॉर्ड भी दिया जा रहा था। यानी कि उन लोगों ने आखिरकार लोगों के बचपन का सपना पूरा कर दिया। और इस तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय।